अस्थमा दिवस के अवसर पर डॉक्टर नदीम और ऋषभ ने की प्रेस वार्ता। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज लाइव भारत। हम आपको बता दें कि विश्व अस्थमा दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस का उद्देश्य अस्थमा के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व अस्थमा दिवस प्रतिवर्ष GINA ग्लोबल इनिशिएटिव अस्थमा द्वारा मनाया जाता है। GINA एक संस्था है जिसकी NHII नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA के कोलैबोरेशन से 1993 में स्थापना हुई। इसका उद्देश्य अस्थमा के बारे में जागरूकता को बढ़ाना तथा उपचार के गाइडलाइन देना है। इस वर्ष बड़े हर्ष एवं उत्साह से जिना अपनी स्थापना का 31वां वर्ष मना रहा है, जिसको लेकर डॉक्टर नदीम और ऋषभ ने प्रेस वार्ता कर अस्थमा के बारे में दी जानकारी। गोरखपुर से एसपी न्यूज लाइव भारत की रिपोर्ट। तब तक कोई इलाज न करेगी ना उसकी जांच कराएगा। इसीलिए हर साल एक थीम के साथ वर्ल्ड एस्मा डे मनाया जाता है। इस साल की थीम है एस्मा एजुकेशन इम्पावर्स। एस्मा एजुकेशन इम्पावर्स यानी एस्मा के बारे में एजुकेट करना है, दमा के बारे में एजुकेट करना है। किस चीज में? पहले डायग्नोसिस के बारे में, कैसे इसको जांचा जाए, कैसे इसकी डायग्नोसिस किया जाए, उसके बाद इसके ट्रीटमेंट क्या है, और तीसरा प्रिवेंशन क्या है। तीनों चीज के बारे में एजुकेट करना है मासेस को। सबसे बड़ी बात होती है कि डायग्नोसिस कैसे की जाए। अक्सर देखा गया है कि दमा की डायग्नोसिस अक्सर इनएक्यूरेट होती है, मतलब गलत होती है। मरीज दमा के लक्षण क्या होते हैं? कॉमन सांस फूलना, खांसी आना। खांसी अक्सर भोर में होती है या अर्ली मॉर्निंग होती है या रात में होती है। सीने में दर्द होता है और मरीज को घबराहट होती है। होता क्या है, कभी कभी मरीज की सांस फूल रही है और आपने सही से एग्जामिन नहीं किया, उसको मालूम है उसका फेफड़ा फटा हुआ है, उसको न्यूमोथोरेक्स है। आप एक्सरे करा के या मरीज को देखने से ही पता लग जाता है। मरीज की हिस्ट्री लेने से कि क्या सिम्टम है, मरीज को देखने से, उसकी एग्जामिन करने से पता लग जाए कि ये मरीज ये दमा का नहीं है बल्कि सांस फूल जो है फूल रही है। हर सांस फूलना दमा नहीं होती, उसको न्यूमोथोरेक्स था, फेफड़ा फटा था, ऐसे पेशेंट देखे गए। तो एक पहले करेक्ट डायग्नोसिस करना। देखा गया है कि मरीज जो है फेफड़े में पानी भरा हुआ, उसकी भी सांस फूल रही है, उसको भी सीने में दर्द हो रहा है, उसको भी खांसी आ रही है। तो हमको करेक्ट डायग्नोसिस करना। हार्ट का प्रॉब्लम भी होता, मरीज का हार्ट अटैक का पेशेंट है, उसको भी सांस फूलती है, सीने में दर्द होता, घबराहट होती है। अगर आपने एग्जामिन नहीं ठीक से किया तो आप उस मालूम हुआ कि एक जादू की दवा होती है टेरिफ्लानिल और कार्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन, क्या कहते हैं वो डेक्सोना, हर जहां लग जाता है। सांस फूली नहीं कि वो दमा समझ करके और इंजेक्शन डेक्सोना कार्टिकोस्टेरॉइड्स और दूसरे ब्रोंकोडायलेटर टेरिफ्लानिल लग जाता है। तो पहले इसको करेक्ट डायग्नोसिस करना, इसके बारे में जागरूक करना कि दमा क्या है। दमा बहुत कॉमन है, सिंपल इसकी जांच है इस बारे में कि जिसे लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं, ये रिवर्सिबल होती है। दमा एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल, मतलब कि दूसरों को बीमारी पहुंचाएगी नहीं। ये बड़ा खतरनाक है। साहब हमारे हमको दमा, किसी को बता दिया दमा हो गया, अरे दमा हो गया, अब क्या हो गया, लगता बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया, अब तो हमारे सब घर को दमा हो जाएगा, पूरे खानदान में, बीवी ने, हस्बैंड ने बीवी को छोड़ दिया, इसको तो दमा हो गया, अब क्या हो गया। दमा कुछ नहीं है। दमा में सांस की नली सिकुड़ जाती है, सूजन आ जाती है। पहले जमाने में 80 से पहले ये मालूम नहीं था कि दमा का इलाज क्या है, यही नहीं मालूम था दमा होता कैसे। पहले कहते थे कि दमा होता है सांस की नली में सिकुड़न में। 80 में इन्फ्लेमेशन आया कि ये इन्फ्लेमेशन यानी सूजन की वजह से आती है, दमा होता है। और सूजन को, सूजन माने इन्फ्लेमेशन, और सबसे अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा क्या है? कार्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये ट्रीटमेंट आया 80 के बाद से, क्योंकि ये फेफड़े की बीमारी है, आप टैबलेट इंजेक्शन देके पेट में जाएगी। तो आपको क्या करना है? इनहेलर चला। इनहेलर के बारे में अभी भी 80 में इनहेलर आ गया, लेट 80s में इंडिया में भी आ गया, बाहर भी आ गया। अभी भी मरीज इनहेलर से परहेज करता है। अरे साहब ये तो आदत पड़ जाएगी, ये तो मुझे लेना ही नहीं है, जबकि कॉमन है। ऐसे हमारे एस्मा के मरीज हैं जो बिल्कुल ठीक है, साल में 1 या 2 बार दिखाने आते, इनहेलर भी अपने पास रखे रहते हैं। उनसे क्या रखता है, अगर आपको 2 तरह का एस्मा होता है, सीजनल और पेरिनियल। सीजनल माने की चेंज ऑफ सीजन, मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर में होता है, जब पॉलिश बढ़ जाते हैं, दूध धक्का बढ़ जाता है, तो इसको सीजनल कहते हैं। मरीज से कहते हैं अगर तुम्हें सीजनल एस्मा है तो सीजन जो तुम्हारा है तुम्हें मालूम, मार्च अप्रैल सितंबर, 1 महीने पहले इनहेलर लेना शुरू कर दो, प्रिवेंशनी। और इनहेलर कौन सा लेना है? कार्टिकोस्टेरॉइड्स का।
देखिए यही बेस्ट दवा, ये इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, इसी से दमा होगा। होता क्या है, इन्हेलर तो लोग लेते हैं लेकिन कार्टिकोस्टेरॉइड का नहीं लेते, स्टेरॉइड का नाम डर जाते, लेते क्या है ब्रोंकोडायलेटर। जैसे किसी को टाइफाइड हो गया तो टाइफाइड की एंटीबायोटिक नहीं लेंगे, क्लोरोसिन खा के टाइफाइड ठीक करेंगे। कहीं क्लोरोसिन से टाइफाइड ठीक होगा? एस्मा में, एस्मा में दो दवा होती है, एक होती है प्रिवेंशन एंटी इंफ्लेमेटरी जो कार्टिकोस्टेरॉइड, एक होती है सिम्प्टोमेटिक क्लोरोसिन की तरह, उसको कहते हैं ब्रोंकोडायलेटर। एस्टिली कहीं ने ले लिया, तो ये भी इसके बारे में जागरूक करना है कि दमा का जो सही ट्रीटमेंट है वो इनहेलर है। इनहेलर से न आदत पड़ती है न जिंदगी भर लेना पड़ता है। अगर मरीज सही ढंग से एस्मा का इलाज कर ले तो इनहेलर बिना इनहेलर के भी रह सकता है। ये हो गया ट्रीटमेंट। तीसरा हुआ प्रिवेंशन, उसके बारे में जागरूक करना है। क्या जागरूक करना है? आजकल दमा के रोगियों को हम लोग एक, क्योंकि सबसे कॉमन जो दमा उभरता है सर्दी जुकाम से, जिसको कहते हैं फ्लू हो गया, इन्फ्लुएंजा से, तो इन्फ्लुएंजा एंटी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आ गई, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आ गई जो साल में एक बार दी जाती, इससे 70-80% मरीजों को बचाव हो सकता है। इसके बारे में जागरूक करना है, तो डायग्नोसिस के बारे में जागरूक करना है, ट्रीटमेंट के बारे में जागरूक करना है और प्रिवेंशन के बारे में जागरूक करना है। ऐसा नहीं कि मरीज को कह दिया दमा हो गया और मरीज ने समझा अब तो हम मर गए। पहले जमाने में था कि दमा दम से जाता था, उस वक्त दमा के बारे में जानकारी नहीं थी, सिर्फ शुक्लन का इलाज करके छोड़ देते थे। शुक्लन ऊपर से इलाज होता है, जैसे टाइफाइड में क्लोरोसिन दे दिया आपने। दमा होता है इन्फ्लेमेशन से, मेन का इन्फ्लेमेशन की दवा होती है कार्टिकोस्टेरॉइड, और चूंकि लॉन्ग टर्म देना है इसलिए इनहेलर दीजिएगा। अगर इंजेक्शन कार्टिकोस्टेरॉइड दे दीजिएगा या टैबलेट खिला दीजिएगा तो मरीज के साइड इफेक्ट हो जाएंगे। इनहेलर के फॉर्म में दवाई दी जाती है, टैबलेट होती है 5 mg की या 10 mg या 25-40 mg की, और वो होता है माइक्रोग्राम में, यानी 1000 मिलीग्राम का एक माइक्रोग्राम का 1 मिलीग्राम होता है, उससे भी कम। तो इतनी कम मात्रा में दवा जाएगी, नंबर एक ये टारगेट में जाएगी, फेफड़े में काम करेगी तो ज्यादा कारगर होगी। दवाई के अमाउंट जितना कम है उसके साइड इफेक्ट नहीं के बराबर होंगे। तो ये इसके बारे में एजुकेट करना, ये इसका थीम है। डायग्नोसिस के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में और प्रिवेंशन के बारे में पब्लिक को जागरूक करना है। जब पब्लिक जागरूक हो जाएगी तभी वो इलाज करेगी। क्या गैस की वजह से नहीं कुछ नहीं, गैस तो इतना मिसनोमर है, हर चीज में गैस। मरीज कहता है कि साहब हमारे पेट में गैस चढ़ गई, मुंह में गैस चढ़ गई, गैस कुछ नहीं है। एक्चुअली यहाँ के पानी में अमीबेसिस बहुत कम है। ये कहते हैं कि अगर आपका पेट खराब ना हो तो आपकी नेशनलिटी शुड बी कैंसिल्ड। ये है, इतना खराब यहाँ के हिंदुस्तान का पानी। बाहर के पानी पर भी पेट खराब नहीं होता, यहाँ सबका पेट खराब रहता है। ज्यादातर लोग को अमीबेसिस होती है तो उसकी वजह से गैस बनती है, डकार आती है, वो करती है। जैसे एक बीमारी हमारे वहाँ पे गैस की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मरीज सब बीमारी को गैस कहता है। हार्ट अटैक होगा तब भी कहेगा गैस, मरीज लोग मर चुके हैं हार्ट अटैक से भी गैस की बीमारी है। मालूम हार्ट अटैक है, गैस कर रहा है। तो गैस का सबसे कॉमन कॉज होता है अमीबेसिस, उसमें गैस ज्यादा बनती है या बहुत ज्यादा मसाला खाए गैस बनती है। लेकिन कोई ऐसा नहीं कि उससे दमा हो गया या उससे हार्ट अटैक हो गया, कुछ नहीं। गैस का कोई ऐसा वो नहीं है, वो अलग। लेकिन यहाँ फैलाया गया कि सब गैस हर तरह का गैस नहीं है। पानी खराबी से यहाँ पेट खराब रहता है। अभी वैसे बहुत कॉमन है यहाँ के पानी में। ज्यादातर हिंदुस्तान के जितने पानी है ज्यादातर में पेट की खराबी। यहाँ गोरखपुर में थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन थायरक्सिन की कमी है, आयोडीन की कमी है, उसके बढ़ जाता है। अभी वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में कहा ना कि पूरे हिंदुस्तान में पानी में अमीबेसिस, उसके वजह से गैस बढ़ती है। सर एक मेडिसिन का नाम आपने लिया है स्टेरॉइड, स्टेरॉइड के बारे में बहुत खतरनाक है। हाँ, इसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा। मैंने आपसे कहा कि इंजेक्शन स्टेरॉइड एक खतरनाक बीमारी है, एक हवा है। लेकिन स्टेरॉइड का रूल है कि स्टेरॉइड बहुत अच्छी दवा है, लेकिन इसका मिसयूज होता है। अगर स्टेरॉइड को आप लॉन्ग टर्म यूज करेंगे, इट इज रिकमेंडेड इट शुड नेवर बी यूज मोर देन 2 वीक्स कंटिन्यूसली। अगर आप लॉन्ग टर्म यूज करेंगे, नंबर 1 इंजेक्टेबल फॉर्म में लेंगे, नंबर 2 ओरल फॉर्म में लेंगे, ये 100% ब्लड में जाएगी और इसके साइड इफेक्ट होंगे।
लेकिन अगर स्ट्रैट का टैबलेट इंजेक्शन आपको लेना है तो इमरजेंसी के लिए लीजिए, ओनली फॉर 5 डेज। शॉर्ट टर्म स्ट्रैट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म स्ट्रैट मरीज को बचा सकती है, ये जानलेवा बीमारी को दूर करती है, ये समझिए रामबाण है। स्ट्रैट नहीं हुआ तो बहुत सी बीमारियां, अटैक हो जाता है, रिएक्शन कर जाती है दवाएं, उसमें स्ट्रैट ही बचाता है। एनाफिलैक्टिक शॉक आपने सुना होगा, मरीज को रिएक्शन हो गया, मरीज मर जाएगा तो आपने स्ट्रैट नहीं दिया इंजेक्शन, वो कारगर है, ये मतलब लाइफ सेविंग ड्रग्स है। लेकिन मिस यूज इसलिए हो रहा है कि आपने लिख दिया 32 साल की टैबलेट, एक गोली 3 बार 1 साल 6 महीना, गांव नहीं चल रहा है, लेकिन इससे फौरन आराम मिल जाता है। खासतौर से स्किन में ज्यादा यूज हो रहा है, नहीं सब जगह यूज हो रहा है, लेकिन जहां लॉन्ग टर्म यूज होगा वहां साइड इफेक्ट होगा। शॉर्ट टर्म में कोई साइड इफेक्ट नहीं, बल्कि शॉर्ट टर्म में लाइफ सेविंग है। ये लिवर के लिए आखिरी सवाल, इनिशियल लेवल तक कैसे पता चलेगा कि इसको दमा हुआ है? ये अपना सबसे कॉमन है हिस्ट्री। हिस्ट्री में होता है कि सांस का फूलना, खांसी आना, खांसी अक्सर सूखी होती, बलगम नहीं आता या नहीं के बराबर आता, समझिए मेन चीज यही है। और सीने में दर्द हो रहा होता है, आप फौरन उसका मरीज को एग्जामिन करिए, इसका लंग्स बिल्कुल नॉर्मल होगा। अगर लंग्स में पानी होगा या लिफाफा होगा तो वो उसकी साउंड कम हो जाएगी, आदमी फट से डॉक्टर पकड़ लेगा, समझिए। उसके बाद एक फूक के फूक लीजिए, फूकवा लीजिए, फूकने से पता लग जाएगी उसकी लंग कैपेसिटी कितनी है। लंग कैपेसिटी कम है, उसको दवा दीजिए सांस की चौड़ा करने वाली, इमीडिएट इनहेलर से 10 मिनट 20 मिनट के बाद उसको फिर जांच करिए, लंग बिल्कुल फैल जाएगा। इसको कहते हैं रिवर्सिबिलिटी, यानी कि सांस की नली पतली थी, दवा देने से फौरन चौड़ी हो गई, रिवर्सिबिलिटी इसको कहते हैं चौड़ी हो गई, रिवर्सिबल बैक टू नॉर्मल, ये दवा है, दैट इज कंफर्म दवा। दमा इज ए क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इट इज रिवर्सिबल लंग फंक्शन रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल होगा तो इसमें सीओपीडी आ जाएगा, सीओपीडी में इरिवर्सिबल होता है, इसमें 12 से 15% अगर इंक्रीज कर गई, उसकी नैरोइंग चौड़ी हो गई तो दमा हो गया। ये डायग्नोसिस है, गाइडलाइन इमीडिएट पता लग जाएगा। आपको शुगर हो रहा है, सांस फूल रहा है, इससे फौरन करा लीजिए, निमोथोरेक्स हो रही है, कभी कभी आदेश नहीं पता लगता, इमीडिएट करा लीजिए, लंग फंक्शन करा लीजिए, सिंपल जांच है, फूक के होती है। फूक की जांच कोई काट के होनी नहीं है, हर डॉक्टर के पास कोई सिर्फ फूकने वाला है, एक अच्छा बड़ा आता है, इस बार मीटर 600-700 का मिलता, मरीजों को खरीद भी लेते हैं उसको। फूका देखा सुबह 30% चार्ज हो, शाम को जो है वो 10% हो गया, फौरन दवा पिया, उससे परसेंट नॉर्मल हो गया, दवा हो गया। सिंपल, बहुत सिंपल है, इतनी सिंपल डायग्नोसिस, लेकिन सिर्फ जागरूकता की कमी। अब मैं बता दिया किसी डॉक्टर ने, एक मरीज हमारे पास आते हैं, अरे साहब हमारी बहन को तो दमा है नहीं, हमको खांसी है नहीं, दमा नहीं है, दमा हमको है नहीं सकता, ये पता नहीं क्या होगी दमा, दमा कह दिया पता नहीं क्या पहाड़ टूट गया, तो दमा कुछ नहीं होता, दमा सांस की नली सुखड़ी होती है, इन्फ्लेमेशन आता है, एंटी दीजिए, दमा गायब ना हो, बार बार अटैक होता है, बार बार ना हो, इसके लिए रेगुलर इनहेलर लीजिए। इनहेलर रेगुलर कौन सा लेते हैं? ब्रोंकोडायलेटर, क्रोसिन वाला, इमीडिएट आराम मिल रहा है, अंदर से सूजन उसकी बनी हुई है, उसको नहीं लेते, क्रोसिन खा रहे हैं। अब टाइफाइड का मरीज एंटीबायोटिक नहीं खाएगा, क्रोसिन खाएगा तो उससे क्या होगा, वही हाल इसमें है। इसके इसीलिए जागरूक करना है, ट्रीटमेंट के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में और बचाव के बारे में, यही जागरूकता, यही इसका जो है इस साल का थीम दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी तो आपने पढ़ ही लिया।